तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आप हमारे चैनल से परिचित होंगे, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। काफी बड़ा सा नाम है, लेकिन हम इस तरीके से इसे पढ़ेंगे कि ये नाम आपको बिल्कुल छोटा सा लगने लगेगा। छोटा सा मेरा मतलब ये कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और पॉलिनोमियल निकल के कहां से आया, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। मतलब हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब आप देखिए पॉलिनोमियल को हम अगर टुकड़े करें तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, पॉली प्लस नोमियल। क्लियर। पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी। और नोमियल का क्या मतलब होता है, टर्म्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म हो। बहुत सारे टर्म मतलब कि मैनी टर्म्स हो। अब हम पहले ये समझेंगे कि टर्म्स क्या होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये जो दो वर्ड मैंने यूज करे हैं यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स, ये क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। टर्म्स हम किसे कहते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, ये नंबर पार्ट है। क्या है, नंबर पार्ट। और x क्या है यहाँ पे x हमारा है वेरिएबल। क्या है हमारा, x हमारा वेरिएबल है। क्लियर। 2 हमारा नंबर पार्ट है और x हमारा वेरिएबल है। जब भी नंबर पार्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बनाएगा, एक टर्म बनाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी नंबर पार्ट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बनाएगा, एक टर्म बनाएगा। और जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाएंगी किसी लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू, जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाएंगी तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्लियर। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करता हूं कि जब कोई नंबर पार्ट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एक टर्म फॉर्म करता है, ठीक है। जब कोई एक वेरिएबल जब कोई एक नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एक टर्म फॉर्म करता है। और बहुत सारी टर्म्स जब किसी लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती है। आई होप ये आपको टर्म्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लिखता हूं मैं 2x प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया 2x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है, मैंने 2x को तो एक टर्म मान लिया क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक टर्म हो गया। उसी तरह से हमने सिमिलरली 5x को भी एक टर्म मान लिया। क्लियर। 5x को भी टर्म मान लिया। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 6 को हम एक टर्म कैसे मान ले, कि भैया इसके अंदर एक नंबर पार्ट तो आ रहा है लेकिन वेरिएबल पार्ट कहाँ है, वो तो हमें दिखा दीजिए। तो उन लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि नंबर पार्ट कहाँ है। अगर मैं 6 को लिखूं, 6x अगर लिखूं और x की पावर 0 लिखूं, ठीक है, 6x और x की पावर 0 लिखूं तो आप सभी लोग ये जानते होंगे कि x की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, तो 6 इंटू में 1 होगा 6, तो इसीलिए यहाँ पे 6 मैंने लिखा है। तो ये भी एक तरह से एक टर्म ही हुआ क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन उसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो जब किसी की डिग्री 0 होती है, मतलब पावर 0 होती है, तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है और 6 के साथ 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ पे 6 आ गया। क्लियर। आई होप आपको पॉलिनोमियल क्लियर होगा और टर्म क्लियर होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर होगी। अब पॉलिनोमियल के बारे में और बात करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप क्या क्या, यहाँ से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उन्हीं को पॉलिनोमियल कहते हैं, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब कि अगर कोई पूछे कि पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, ये तो आपने बताया ही नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोल दिया, लेकिन पॉलिनोमियल की रियल में पहचान क्या होती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार हम गौर से देखते हैं और यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं,
उसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो छोटी सी डेफिनेशन है, चैन ऑफ मैनी टर्म्स। क्या बोला मैंने? चैन ऑफ मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स की जो चैन होती है उनको हम लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, प्लस या माइनस के थ्रू। ठीक है, चैन ऑफ मेनी टर्म्स, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने बोला है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो चैन ऑफ मेनी टर्म्स। क्लियर? तो अब पॉलिनोमियल की पहचान, पॉलिनोमियल को हम पहचान कैसे सकते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स को ही हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर? और यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं। क्या है? वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम बोल सकते हैं लेटर। क्लियर? यहाँ पे टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं। जब नंबर और वेरिएबल आपस में मिल जाते हैं तो उसे टर्म बनता है, यानी कि नंबर और वेरिएबल को मिला के मैं एक टर्म बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब कि लेटर जो यहाँ पे है, जो यूज हुए हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि प्लस या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए, और कोई एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या हम इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 5x प्लस 6x प्लस 9, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन ये तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये किसके बेसिस पे हो गए? डिग्री के बेसिस पे हो गए। लेकिन पॉलिनोमियल का एक और टाइप्स होता है, क्या? टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? अब यहाँ पे अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो टर्म्स के बेसिस पे हम लेते हैं, पहला टाइप आता है हमारा मोनोमियल। क्लियर? पहला टाइप आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है भैया? मोनोमियल क्या होता है? मोनो को भी हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े चीजें जो यहाँ पे यूज हो रही है, उनको हम सबको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और फिर अपना रिजल्ट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोनोमियल, ये भी थोड़ा सा बड़ा नाम लग रहा है मुझे, तो मैं मोनो को अलग कर लेता हूँ और नोमियल को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन होता है। ठीक है, मतलब कि, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म होता है। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब कि जिसके अंदर एक टर्म आए। क्लियर? वन। और नोमियल का क्या मतलब होता है? टर्म। मोनोमियल का मतलब होगा वन टर्म, मतलब कि सिंगल टर्म। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिंगल टर्म आए उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2x 5x, ये हमारे क्या है? मोनोमियल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। मोनोमियल के बाद में क्या आता है हमारा? बाइनोमियल। बाइनोमियल में मतलब कि एक से ज्यादा टर्म। एक से ज्यादा टर्म कितनी? एक से ज्यादा टर्म। बाइनोमियल की बात कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा तो होंगी, लेकिन एक से ज्यादा कितनी होंगी भैया? ये तो बता दो। एक से ज्यादा ज्यादा नहीं होंगी, दो ही होंगी। मतलब कि बाइनोमियल का क्या मतलब है? बाइनोमियल का मतलब है, बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब कि टू टर्म्स। एक से ज्यादा कितनी? दो। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स। एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो क्या हो सकता है? 5x प्लस 6, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा कितनी टर्म हो? दो टर्म हो, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, जैसे 5x प्लस 6 और 7x प्लस 8, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर? बाइनोमियल के बाद में आता है ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल के बाद में आता है हमारा
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री, और नोमियल का क्या मतलब होता है? टर्म्स, थ्री टर्म्स, जिसके अंदर तीन टर्म्स आए उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स। क्लियर? थ्री टर्म्स का एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो जैसे हो सकता है 5x प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल का उदाहरण। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद, हिंदी में तो बहुपद बोलते हैं, बहुपद। बहुपद का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है जो हम यहाँ पे टर्म्स लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो पॉलिनोमियल। हिंदी में आप नाम से ही डेफिनेशन निकाल सकते हो, हिंदी में इतना इजी होता है डेफिनेशन निकालना। जैसे कि बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है ना कि डेफिनेशन क्या होगी उस, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो इजी है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, वही मिलकर बन जाता है पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ट्राइनोमियल, हम बात कर रहे हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल मतलब कि तीन टर्म जिसमें होंगे उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर? एक चौथा टाइप आता है इसका ट्राइनोमियल के बाद में, देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद में आता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन से अधिक टर्म हो। जब तीन से अधिक टर्म्स होंगी तो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? चौथा टाइप होता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब मैनी मतलब कितनी? तीन से ज्यादा। जब तीन से ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी तो वो बना लेगा पॉलिनोमियल। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लेना चाहूं तो क्या हो सकता है? 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा? पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। आई होप ये चार टाइप्स आपको क्लियर होंगे। ये किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे जब हम पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ते हैं तो चार टाइप के वो, जब टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ते हैं तो चार टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आता है मोनोमियल, सेकंड टाइप आता है बाइनोमियल, थर्ड टाइप आता है ट्राइनोमियल, और फोर्थ टाइप आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसी को मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख दिया है आपके लिए। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस तक हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल को पांच तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले तो पी एक्स क्या होगा हमारा? 2 होगा, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे x की पावर 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर 0 होगी तो हम उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? यहाँ पे x मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर 0 होगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 0 होगी। उसी तरह से सेकंड टाइप आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी? 1 होगी। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जिस टर्म में, कह सकते हो जिस टर्म में या जिस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 0 होगी, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद में थर्ड टाइप आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 2। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा तो यहाँ पे x² क्या है? मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही कहता है कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो 3x³ प्लस 5x प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3। क्लियर? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 3। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? जैसे कि हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 0 थी, उसके बाद में क्या हुई? 1 हुई, उसके बाद में क्या हुई? 2 हुई, उसके बाद में क्या हुई? 3 हुई।
मतलब कि एक सीरीज में ये बढ़ती जा रही है। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एक एग्जांपल हो सकता है। क्लियर, आई होप ये चारों टाइप्स आपको क्लियर होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 0 हो, और लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 हो। और अभी तक जितना हमने पढ़ा था, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इससे पहले हमने जितना पढ़ा था उसको मैंने एक प्रॉपर वे में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे दी है आपको। इट इज अ चैन ऑफ मेनी टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स जब आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनाती है, पॉलिनोमियल बनाती है। टर्म्स की मैंने बात आपको बता दी है कि टर्म्स क्या होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है, मोर देन वन टर्म्स। पॉलिनोमियल को कह सकते हैं, पॉली का मतलब होता था मैनी, और नोमिनल का मतलब क्या होता था, टर्म्स, मैनी टर्म्स, मतलब कि मोर देन वन टर्म्स। क्लियर, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए किन एलिमेंट से हम इसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला नंबर, नंबर को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब कि कौन सी कांस्टेंट टर्म है उसके अंदर। उसके बाद में सेकंड क्या है, लेटर्स, लेटर्स को ही हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या है उसके अंदर। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद में पावर है, क्या पावर होती है उसकी। उसके बाद में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन चार चीजों से हम अपने पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, मतलब ये चार चीजें होना जरूरी है किसी भी पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री मतलब कि पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर, और यहाँ पे 5 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर, तो सारी चीजें यहाँ पे है, तो इसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है और उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर कोई पूछता है हमसे तो हम कैसे बता सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम ये भी समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। लेट्स से मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मुझसे कोई पूछता है कि इसकी आप डिग्री बता दीजिए, तो डिग्री मैं किसकी क्या बोलूंगा, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, एक 5x के साथ है, एक 2x के साथ है। ठीक है, जो 5x के साथ है उसकी पावर 1 है, और जो 2x के साथ में है यहाँ पे उसकी पावर 2 है। तो अगर कोई पूछता है कि इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री मैं बोलूंगा क्या, डिग्री 2 बोलूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में विभाजित किया गया है, 5 टाइप्स में विभाजित किया गया है। पहला था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, पांचवा हमारा था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो पांचों में हमने बात की थी। देखो, जो हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, और ये हमारा पहला था। उसके बाद में सेकंड टाइप हमारा क्या था,
दूसरा टाइप हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्लियर। उसके बाद में थर्ड हमने पढ़ा था क्या? लीनियर के बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हमारे पास 2। उसी तरह से हमारा होगा चौथा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3। उसके बाद में हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए बाई क्वाड्रेटिक की, आप समझ जाना, वो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 4 इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। उसके बाद में एक चीज आप नोट करना, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो ऑलवेज होल नंबर हो सकती है। मतलब कि कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं होगी, ऑलवेज होल नंबर होगी। ठीक है। पॉलिनोमियल की पावर ऑलवेज होल नंबर होना ये कंपलसरी है, ये भी एक पहचान है मतलब पॉलिनोमियल की। ठीक है। मैं वहां पे बताना भूल गया था, लेकिन ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। और एक और बात कि ऑलवेज जो भी एक्सप्रेशन लिखी होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी होगी। समझ रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि पहले x की पावर 2 होगी, मतलब जिसकी पावर ज्यादा, जिस टर्म की पावर ज्यादा होगी वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में एक एक स्टेप बाय स्टेप कम होती लिखी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे 2x² पहले लिखा गया, उसके बाद में 5x, उसके बाद में 6। ठीक है। यहाँ पे x की टर्म, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये भी एक टर्म है। टर्म कैसे है? यहाँ पे x की पावर 0 में, और किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन गया। क्लियर? ये आपको क्लियर होगा। आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर होगा। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² प्लस 6x³ प्लस 4x4 प्लस 5। मान लो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसे हम पहले एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में से हम लिखते हैं 4x की पावर 4, उसके बाद में क्या आएगा? प्लस में 6x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2, उसके बाद में 5। ये सारे हमने लिख लिए, सारी टर्म्स हमने लिख ली है। अब यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल को हम बताते हैं px से, क्योंकि p पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल px। ठीक है। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछता है तो इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे डिग्री होगी इसकी 4। क्लियर? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप किसी भी पॉलिनोमियल के आप इजिली डिग्री फाइंड कर सकते होंगे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये कहता है कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो क्या रिजल्ट आता है, मतलब हम क्या ग्राफ ग्राफ देख के हम क्या अपने सॉल्यूशंस को बता सकते हैं। इसमें हम बेसिकली इसी चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम पहले समझ लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं zeros of polynomial, zeros of polynomial। इसकी डेफिनेशन है the value of variable x at which the polynomial
px, polynomial px, the value of variable x at which polynomial px is 0, px become 0, px become 0, क्लियर। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एट विच द पॉलिनोमियल px बिकम 0, मतलब x की वो वैल्यू जिस पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो मैं एक कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 2x + 3, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल x है इसकी ऐसी वैल्यू जिस पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम इक्वेट करेंगे 2x + 3 = में 0, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2x = में -3 आ जाएगा, यहां से 2 कट के यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, क्लियर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। तो x की जो वैल्यू ये -3/2 आई है, 0 से इक्वेट करने के बाद में ये हमारी क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब कि इस वैल्यू को अगर मैं इस पॉलिनोमियल पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल को हमारे 0 बना देगी, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो ये हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। तो आई होप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ के थ्रू अपने जीरोस फाइंड करना चाहें तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यही पॉलिनोमियल ले लेता हूं, px = में 2x + 3, ठीक है। तो इसका पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है, ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ग्राफ हम पहले इसके सॉल्यूशंस निकालते थे, वही मैं करने वाला हूं। अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल को मैं y के बराबर कर देता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं, मतलब y को अगर मैं 0 कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 = में 0, तो मेरे पास आ जाएगा x = में -3/2, क्लियर। तो अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 -3/2, क्लियर। तो ये दो मेरे पास सॉल्यूशन आ गए। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। ये हमारा y एक्सिस है, ये y' हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये x' हो गया, क्लियर। ये हमारा ग्राफ है। इस पर मैं अगर इसको प्लॉट करता हूं तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं 0,3, 0,3, 0,3 मतलब x पे 0 और y पे 3, x पे 0 और y पे ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो y पे 3, मान लो 3 हमारा यहाँ पे, तो हमारा पहला यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में x पे -3/2 और y पे 0, तो y पे 0, x पे -3/2 हमारा कहीं यहाँ आएगा, ये हमारा हो जाएगा -3/2, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पॉलिनोमियल px लिया था, px2 क्या था हमारा, 2x + 3, 2x + 3 ये हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल था हमारा, ये लीनियर पॉलिनोमियल था और इसकी डिग्री क्या थी हमारी, इसकी हमारी डिग्री थी 1। लीनियर पॉलिनोमियल था और इसकी डिग्री थी हमारी 1, ठीक है। तो और ये एक्स एक्सिस पे एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते होंगे। तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं एक्स एक्सिस पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी वो एक्स एक्सिस पर उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, अगर मैं दूसरा पॉलिनोमियल ले लूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं तो इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये 2 बार इंटरसेक्ट करेगा।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला, पैराबोला या तो अपर पैराबोला या तो लोअर पैराबोला। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही कहता है कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूं, मान लो 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके हमने सॉल्यूशन निकाले और ग्राफ पे प्लॉट करे, तो ये एक्स एक्सिस पर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये एक्स एक्सिस पर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और ये एक्स एक्सिस पर जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, यही क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि इस जगह पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। ये जो x यहाँ पे जहां पे हमारा ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस पर, ये क्या होगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस जगह पे हमारा ये पॉलिनोमियल 2x + 3 0 होगा। ठीक है, और डिग्री के अकॉर्डिंग, मतलब कि डिग्री से ही हम पहचान सकते हैं कि अगर हमारा डिग्री 1 में पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस पर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और डिग्री 2 में है तो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और डिग्री 3 में है तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इतना हमारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने 2 नोट पॉइंट लिख रखे हैं। इन जनरल द ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मैं कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल लेता हूं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी अगर मैं ग्राफ लेता हूं, मान लो x⁴ वाला, ठीक है, मतलब कि n डिग्री, मतलब डिग्री n की डिग्री कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इन जनरल द ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट ऑलमोस्ट n पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अगर कोई मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल लेता हूं और उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो वो ग्राफ x एक्सिस पर n पॉइंट्स पर कट करेगा। n पॉइंट मतलब कि जैसे मैं 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लेता हूं, ठीक है, तो ये x एक्सिस पर 4 जगह पे कट करेगा, मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो x एक्सिस पर 4 जगह पे कट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाना चाहूं ग्राफ, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बन सकता है, या तो एक ग्राफ इसका ऐसा बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका ग्राफ मतलब नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें 3 तरह से मिल सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और इसकी मदद से हम अपने जीरोस कैसे, मतलब कि सॉल्यूशंस कैसे बता सकते हैं, कि मतलब कोई अगर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, जितनी उसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उतनी जगह पे हमारा एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। हम जो सिलेबस में आ रही है वही एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उतना ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस में नहीं आ रहा है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो हम वो एग्जाम के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने अभी डिस्कस करा है। तो उसी के बेसिस पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। यहाँ पे हमें बताना है कि इन ग्राफ्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन हम जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसी के अनुसार हम बता देंगे कि इसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ये हमारा कर्व बन रखा है, ये तो एक्स एक्सिस पर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके होंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हमारा कर्व ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन, क्लियर। उसके बाद में थर्ड हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये हमारा जो कर्व बन रहा है वो 1 2 3 एक्स एक्सिस पर 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे, क्लियर। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, क्लियर। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देख लीजिए 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने होंगे? 4 सॉल्यूशन होंगे। 4 सॉल्यूशन,
लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, जिसमें हम देखते हैं ये कर्व हमारा कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन। इसका आंसर आप लोग गलत मत कर देना कि ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये कर्व हमारा नीचे आता तो हम कह सकते थे कि इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अभी ये हमारा यहीं से पास हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पर 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 सॉल्यूशन। क्लियर? तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या हमें पढ़ना है उसका पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हम रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, मतलब एक्स की वैल्यू निकाली थी, हमने सॉल्व किया था एक लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे हमने सॉल्व किया था, तो क्या आया था हमारा x इज इक्वल टू -3/2 आया था हमारा, ये आया था ना। तो अगर मैं, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, अब इसकी जगह पे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूँ मैं इसकी जगह पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, ax प्लस b इज इक्वल टू में 0। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू में आएगा -b/a। यहाँ पे जो हमारा -b है, -b क्या है, -b है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और हमारे पास a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, a हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के था, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था, जो हमने इजीली फाइंड कर लिया था। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होता है, मतलब उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसका जीरो कितना होता है, एक ही जीरो आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अलग केस होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो उसके 2 सॉल्यूशंस आते हैं। तो उन दोनों सॉल्यूशंस को, लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 भी मैं हटा, ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसके कितने जीरो आते हैं, 2 सॉल्यूशन, मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, एक को मैं मान लेता हूं अल्फा और दूसरे को मान लेता हूं बीटा। ठीक है, ये 2 इसके जीरोस आ गए, यानी कि सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जीरोस और इसके कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का हम सम करें, यानी अल्फा प्लस बीटा करें, तो हमारे पास क्या आता है, -b/a। हम देख रहे हैं जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो हमारे पास आता है -b/a। ठीक है, उसी तरह ये हमारा पहला रिलेशन हो गया कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को हम बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। यानी कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम करें तो हमारे पास उसके कोएफिशिएंट के साथ का रिलेशन आता है -b/a। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, क्या करें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करूं मैं तो क्या आता है हमारे पास कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन, तो हमारे पास आता है c/a। अब हम देख लेते हैं b क्या है और a क्या है और c क्या है। तो b हमारा है यहाँ पे क्या, b हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये माइनस में रहेगा, और a हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। उसी तरह से नीचे देखते हैं सी हमारा क्या है, सी हमारा है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है ए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा यही था जीरो दो कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे, इन्हें हमें याद रखना है क्योंकि हम अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। ये हमारा किसके लिए था, लीनियर पॉलिनोमियल के था, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था ये हमारा, और ये हमारा किसके लिए था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जल्दी से उसे फिनिश करते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दो ही एक्सरसाइज बार हमारी बोर्ड एग्जाम में आ रही है, तो हम दो को ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं दूसरे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। हमें ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है हमारा, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, ये हमारा पहला रिलेशन होता है। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए, ये दो हमारे रिलेशन होते हैं, इन्हें हमें वेरीफाई भी करना है और जीरोस भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, कैसे करेंगे देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और ये जो 8 आया है इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे -2 आए, ठीक है। ये जो मिडल टर्म है यहाँ पे ये आया हमारे पास, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर। तो 2 टू 4 होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और अगर मैं 2 माइनस 4 करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, तो इसके साथ मैं वेरिएबल भी लिख देता हूं, यानी कि 2x माइनस का 4x करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और अगर मैं 2x मल्टीप्लाई करता हूं 4x तो मेरे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। 8x स्क्वायर ये हमारा ये वाला टर्म, ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था हमारा, ठीक है, 8x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब जल्दी से मैं यहाँ पे पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब हम बात करते हैं, इसमें से लेते हैं कॉमन, x कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x प्लस 2, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास बचा x प्लस में 2, क्लियर। अब एक और मेथड है इसे चेक करने का कि हमारे ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये हमारा सेम आ रहा है, समझ लो कि हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 4 8 ये हमारे पास 0 आ गया,
और दूसरा क्या आ गया x+2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, तो एक जीरो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, x-4 इक्वल टू में 0, एक यहाँ से निकल जाएगा x+2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 4 और x इक्वल टू में आ जाएगा -2। ठीक है, तो दो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे, एक आ गया 4, एक आ गया -2, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। सम ऑफ जीरोस कर दो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दो। अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/, में, जो कि हमारा पहला वेरीफाई करने वाला रिलेशन था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, यानी कि 4 प्लस -2 इक्वल टू में आना चाहिए -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, एक हमारा फॉर्मूले में माइनस था, और b की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, 1 डिनोमिनेटर में 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो पहला रिलेशन हमारा सही है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस बराबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रिलेशन हमारा था अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था हमारा C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मतलब कि 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में C/A। C की वैल्यू क्या है -8 है, और A की वैल्यू तो 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। C की वैल्यू है -8, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आना चाहिए -8 के। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई -2 करता हूं तो मेरे पास -8 ही आता है, मतलब कि ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि मतलब वेरीफाई भी कर लिया रिलेशन, और हमारे पास फैक्टर भी हमने निकाल लिए, मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल ली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही करना है, हम इसके फैक्टर करेंगे। 4 को कोफिशिएंट ऑफ s² मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास -4 आए। ठीक है, तो 4s² ले लो आप, 4s² के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास आए -4s। तो क्या आएगा, फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप, माइनस का 2s माइनस का 2s, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4s², और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का लग जाएगा, और 2s प्लस 2s हो जाएगा 4s। ठीक है, माइनस का 4s आ जाएगा अगर मैं प्लस करता हूं इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, फैक्टर्स भी हमने निकाल लिए, 4s² माइनस का 2s, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 4s की जगह पे, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। क्लियर, अब यहां से हम लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमें 2s कॉमन मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू जा 2s माइनस 1। क्लियर, यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा क्या, माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा अंदर 2s माइनस 1। क्लियर, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 2s माइनस 1 एक ये फैक्टर आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। क्लियर, तो इन दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, और दूसरा 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल टू में 1/2, इधर भी आ जाएगा s इक्वल टू में 1/2। मैंने क्या बोला, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, जो भी हमारा आंसर आता है उसको ऐसे डब्बे में पैक कर देना, जिससे टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। तो सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस आना चाहिए -b/a के बराबर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 प्लस 1/2 आना चाहिए -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है -4 है, -4, a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू है 4। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आता है हमारे पास 1 आता है, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4/4, 4/4 क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि 1 बराबर आ गया किसके 1 के। तो पहला रिलेशन तो बिल्कुल सही है भाई, पहला हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हमने यहाँ से चेक भी कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं अब यहाँ पे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इधर क्या होगा C/A, C/A क्या है C/A, C की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1/4। क्लियर,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 बराबर आ गया 1/4 के। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी बिल्कुल सही है। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अगले 2 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जल्दी से ये वाले 2 क्वेश्चन भी। ठीक है, रिलेशन में एक बार फिर से लिख देता हूँ, मैंने रफ कर दिया था। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास, मतलब सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए। क्लियर? तो जल्दी से हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं और इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसमें हमें पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 कितना होगा 18। 18 कैसे फैक्टर करने हैं, हमारे पास -7 आ जाए, तो इसके फैक्टर आप कर लीजिए। 6x² माइनस का 6x² प्लस 2x माइनस कितना आ जाएगा 6x, गलत ले लेते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो इसे हम जल्दी सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वही फॉर्मूला रहेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कि कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो कितना आता है 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास आ जाए -7x, तो क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, और 9 माइनस 2 होता है हमारे पास कितना 7। लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 9, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, वेरिएबल आप x लगा लेना इसके साथ। तो हमने 2 फैक्टर इजीली फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 6x² प्लस 2x माइनस का 9x माइनस 3। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 6x² प्लस 2x में कॉमन क्या आ जाएगा 2x को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 2 3 6, यहाँ पे 3x बचेगा प्लस 1। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं क्या, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो 3 को हम कॉमन लेते हैं, तो 3 3 9 3x प्लस 1। क्लियर? तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 3, दूसरा आ गया मेरे पास 3x प्लस 1। क्लियर? तो इनको मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में आ जाएगा 3/2, और इधर x इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास क्या -1/3। तो 2 फैक्टर आ गए मेरे पास। पहले को मान लेता हूं अल्फा, दूसरे को मान लेता हूं बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपको पता ही है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मतलब 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर RHS में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, मतलब कि इन दोनों का सम हमें 7/6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम सम कर लेते हैं, 3 × 2 हो जाएगा कितना 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6, तो एलसीएम आ गया 6, और 2 3 6, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 3 6, इसको हमने इससे कर दिया डिवाइड, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया, 3 × 3 हो गया 9, माइनस 3 2 6, 3 2 6, 2 आ गया, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/6। क्लियर? 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, 9 माइनस 2 में इसे हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ 7/6, तो आप देख सकते हैं 7/6 के बराबर आ चुका है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसे मैं रफ कर दूं एक बार,
आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में सम ऑफ जीरोस यानी कि 7/6 इज इक्वल टू में 7/6 हमारा आ गया है। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू में C/A के आना चाहिए। अल्फा क्या है 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 में 3 है। क्लियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें C/A के बराबर आना चाहिए। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 6, -3/6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे आ ही रहा है 3/6 के बराबर, ये वाला बिल्कुल ट्रू है। तो रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया और सॉल्यूशन भी मतलब जीरोस भी फाइंड कर दिए। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को फाइंड करने का बहुत इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है 0। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली इसी में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 4 कॉमन मिल जाएगा, u कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा u बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 बचेगा। क्लियर, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया इजीली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4u को बराबर कर देंगे 0 के, उसके बाद में u + 2 को बराबर कर देंगे 0 के। 4u को 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू 1 हमें मिलेगी 0, और दूसरी क्या मिलेगी हमें, दूसरी मिलेगी हमें u की वैल्यू -2। क्लियर, तो दो हमें सॉल्यूशन मिल गए, एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, अल्फा प्लस बीटा कर दो यानी कि 0 + -2 कर दो, जिस 0 + -2 किसके बराबर आना चाहिए -b/a, -b यानी कि माइनस एक फॉर्मूले का -b/a यानी कि 8/4। क्लियर, तो 4 2 जा 8 होता है, तो हमारे पास आ गया -2 इज इक्वल टू में -2। आई होप ये आपको भी क्लियर होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 0 × -2, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, बराबर आना चाहिए C/A। C की वैल्यू हमारे पास 0 है, A की वैल्यू 4 है, 0 मल्टीप्लाई मतलब 0 बराबर आ गया 0 के। क्लियर, आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, जो हमारे अगले 2 क्वेश्चन लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है t² -15, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे रखी है, और bx वाली मतलब कि जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते थे ये x वाली, ये वाली टर्म नहीं दे रखी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे t² - t² प्लस 0 × t -15, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दिमाग लगाऊं तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं t² -15 को मैं लिख सकता हूं √15 का होल स्क्वायर। क्लियर, अगर मैं इसे √15 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते होंगे कि ये आ गया a² - b² की फॉर्म में, जो होता है a + b और a - b। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या t + √15, और दूसरा क्या लिख सकता हूं t - √15। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इन दोनों को कर दो 0 से इक्वेट, तो t + √15 इज इक्वल टू में 0, और दूसरा t - √15 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू में -√15, दूसरा आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू में √15। ये दो हमारे पास आ गए सॉल्यूशंस। एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। अब तो हम मास्टर हो गए इसमें। एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा बोले तो -√15 प्लस √15। क्लियर,
बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू तो 0 है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। क्लियर, तो 0 आ गया। अब माइनस 115 प्लस 115 कट जाएगा तो 0 बराबर 0 क्या आ जाएगा। ठीक है, पहला रिलेशन हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू में होना चाहिए किसके, सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी अपॉन है, लेकिन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 ही होना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि √15 माइनस √15 मल्टीप्लाई √15 इक्वल टू में सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 15 माइनस 15। क्लियर, ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 15 के बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा देख लेते हैं। √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 मल्टीप्लाई √15 तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रख लो, √15 मल्टीप्लाई √15 हो जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस 15 आ गया। अब देखो अंडर रूट के अंदर 15 मल्टीप्लाई 15 मतलब पेयर बन रहा है तो बाहर रख लो इसे, -15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया और इसे हमने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए स्पेस, तो स्पेस के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पे। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12x²। 12x² के ऐसे फैक्टर करने के हमारे पास आंसर आए -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर आ जाएंगे 3x माइनस 4x, प्लस माइनस करने पे आ रहा है -1x मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12x²। आप देख सकते हैं, इसे मैं रख कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 3x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ से हम लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से कॉमन मुझे मिल रहा है 3x, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 1, यहाँ से मुझे कॉमन मिलेगा क्या, माइनस का 4, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 3x माइनस 4, दूसरा क्या आ गया x प्लस में 1 इक्वल टू 0 करते हैं हम। 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0, दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू में 4/3, दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल टू में -1। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 मिट गया। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 है, प्लस में -1 है हमारे पास, -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -1। क्लियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसे हम प्रूफ करना है -b अपॉन ए। -b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू है 1 नहीं है, -1 है। ठीक है, तो -1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1। क्लियर, तो 1 अपॉन में 3, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इक्वल टू में 1 अपॉन में 3। 4 माइनस में 3 होता है 1, 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में 1 अपॉन में 3 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, जीरोस को हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन में 1 इक्वल टू में सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है -4, ए की वैल्यू क्या है 3, -4 अपॉन में 3 आएगा हमारे पास आंसर। आप देख सकते हैं वही हमारे पास आंसर भी आ चुका है -4/3। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस आपको
क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसे जल्दी से रफ करके लिख लेता हूं एक बार। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम देखते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ जीरोस 1/4 कॉमा -1। 1/4 का क्या मतलब है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a। ठीक है, तो यहां से -b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। a की वैल्यू हमने 4 निकाल ली और -b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, -b की वैल्यू, तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो आ जाएगा b की वैल्यू। हमें -b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, इसीलिए b की वैल्यू आ गई -1। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू निकलेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकलेगी क्या, सी की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे गिवन है हमें -1 के बराबर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू 4 निकाली थी, तो यहाँ पे भी हमें इसे 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बना सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 और a की वैल्यू तो हमारे पास 4 थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c की वैल्यू हम रखेंगे और अपना आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी थी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम a b और c की वैल्यू रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। a की वैल्यू है 4 यानी कि 4x²। b की वैल्यू है -1 यानी कि -x। c की वैल्यू है -4 यानी कि -4। तो ये हमारा निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप फर्स्ट मेथड आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सेकंड मेथड की बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 ये कहता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। मेथड नंबर 2 को कह सकते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा हुआ है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा में अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है हमें यहाँ पे -1 के बराबर। तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाता हूँ मैं, डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे और यह जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है ना, एलसीएम निकालने के बाद 4 आ गई, इसे हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वल टू में 0 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में 4 आएगा ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू में 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन हमें मिल जाएगी x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन के दो मेथड आपको बताऊंगा करके। मुझे तो फॉर्मूला मेथड अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से करना चाहे कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है √2, 1/3 यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है क्या, √2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 अपने आप से लिख सकते हैं। और सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, ठीक है। तो -b की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। हमें -b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया b की वैल्यू हमारे पास -√2, a की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है c/a। यहाँ पे दे रखा है 1/3 होता है c/a, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या, 3। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ पे क्या आई थी 1, यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। मतलब ये जो इक्वेशन है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तब हमारा ओरिजिनल आंसर आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो आपको पकड़नी है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √2/1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, 3√2/3, यानी कि यहाँ पे भी अब a की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -3√2। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3√2, क्योंकि एक तो फॉर्मूले में माइनस था इसलिए माइनस में आई वैल्यू हमारी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे और अपना आंसर निकालें। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax² + bx + c। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई है हमारी 3, तो 3x²। b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -3√2x, ठीक है। तो -3√2x। आई होप ये आपको क्लियर होगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ। तो ये हमारा निकल के आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो हमने देखा फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला वाले मेथड से, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। फॉर्मूला वाला मेथड हमारा ये कहता है, फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस गिवन है √2, तो x² माइनस √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम लेंगे सबका और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वल टू 0 कर देंगे, 3 को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3x² माइनस यहाँ पे आ गया हमारे पास 3√2x, यहाँ पे आ गया +1 इक्वल टू में 0, 3 हट गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 3√2x +1। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। हमने दोनों मेथड से आंसर निकाल लिया है, ठीक है। मुझे तो फॉर्मूला वाला मेथड काफी अच्छा लगता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी किससे करना चाहें आप। थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूं इसे रफ करके। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0,√5 यानी कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, जो कि हमें दे रखा है 0, ठीक है। तो 0/1 ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है यहाँ पे √5, डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास
√5। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर ले जाएंगे। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 आई है यानी कि x², b की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 आई है यानी कि b वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, या फिर लिख देता हूँ 0 इंटू में x, c की वैल्यू आई है हमारे पास √5। ठीक है, तो अगर मैं इसे हटा दूं तो मेरे पास ओवरऑल आंसर आ गया x² प्लस √5। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ये हमने फर्स्ट मेथड से डिस्कस करा है। सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड फॉर्मूला मेथड है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा था 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था यहाँ पे √5। क्लियर, तो यहाँ पे x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाना है, तो 0 इंटू एक्स लिख देता हूँ मैं प्लस √5। यहाँ से भी आप देख सकते हैं x² प्लस √5 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से डिस्कस करेंगे। इसे मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों ही लिख लिए हैं, दोनों को इसी पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1,1 यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1 दे रखा है। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 अपने आप हम ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हमें माइनस b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो -1 आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है, 1/1 ले लेते हैं। c की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ से भी a की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो a की वैल्यू 1 ही रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हैं। a की वैल्यू आई है हमारे पास 1 यानी कि x² ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1 तो प्लस नहीं रहेगा, यहाँ से माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू आई है मेरे पास 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला मेथड भी यहीं पे देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा था 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। सॉरी, तो यहाँ पे x² माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। फॉर्मूला मेथड से भी हमने आंसर निकाल दिया। आई होप फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पे हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में दे रखा है माइनस का 1/4 और होता क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में दे रखा है 1/4 और होता क्या है c/a, यानी यहां से c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से भी 4। a की वैल्यू बराबर आ रही है, हमें कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है,
तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए की वैल्यू आई है 4 यानी कि 4x² प्लस बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, तो इसको x ही रहने देते हैं, प्लस सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद में हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे रख कर लेता हूँ एक बार, इस साइड वाला, मतलब ये वाला आपको क्लियर होगा। सेकंड मेथड था हमारा फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला यूज करते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है यहाँ पे माइनस का 1/4, क्लियर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे x रहेगा, सॉरी 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर हटाना है तो इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूँ, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, 4 इधर चल जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जल्दी से, इसे मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है 4,1 यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस b/a इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 4, डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, दूसरा क्या है a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a और यहाँ पे दे रखा है क्या 1, तो डिनोमिनेटर में हम 1 अपने आप मान लेते हैं। यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ गई यानी चेंज करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 यानी कि x² हो जाएगा प्लस 1 इंटू x² लिख लो आप, b की वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ पे हमने क्या निकाली है माइनस b की वैल्यू, तो माइनस b की नहीं चाहिए हमें, b की चाहिए, तो माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ, तो b की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, चलो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, -4x प्लस c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस प्लस हटा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4x प्लस 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख दिया। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला मेथड। सेकंड मेथड है, यहीं पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, फॉर्मूला आप सबको पता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, x² को x² ही रहने देते हैं, यहाँ पे करते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 4 गिवन है, सम ऑफ जीरोस 4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर। ठीक है, फॉर्मूले में जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप दोनों मेथड से आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब हमने एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश कर ली है, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 2.2 के हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, एक्सरसाइज 2.1 भी हमने डिस्कस कर ली। आई होप
ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा और लेक्चर पसंद भी आए होंगे। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हमने स्किप कर दी है, हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू।